अच्छा, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर धातुएं और अधातुएं। धातुएं जानते हो क्या कहलाती, क्या होती हैं? कोई धातुओं के नाम बताओ, कुछ धातुओं के नाम बताओ। हैं? लोहा, लोहा एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम और सिल्वर, सिल्वर, स्टील, सिल्वर, सोना, चांदी, स्टील, ये सब क्या है? धातुएं हैं। ये सब धातुएं हैं। ठीक है। तो रासायनिक परिभाषा के हिसाब से धातुएं किन्हें कहते हैं? धातुएं वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं उन पदार्थों को हम धातु कहते हैं। तो अब धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं? धातुओं के गुण, धातुएं किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, उन पदार्थों को हम धातुएं कहते हैं। तो अब तुम धातुओं के गुण बता सकते हो कोई? लोहा, चलो एक लोहे को ध्यान में रख करके बताओ सारी बातें। तो जी लोहे से बनाया जा सकता है। धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं धातुओं से। ठीक, धातुओं के बर्तन। और क्या क्या चीजें दिखती हैं तुमको? पहली बात तो ये दिखेगी कि धातुएं जो होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं सामान्य रूप से? सर जी खाने से लवण के लू किस रूप में, मतलब किस अवस्था में पाई जाती हैं? बताओ। धातुएं सामान्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में। तो यानी सामान्य तापमान पर, जैसे कमरे में स्वयं बैठे हुए तो कोई धातु अगर हमारे पास होगी तो वो किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में होगी। यानी सामान्य तापमान पर सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। सामान्य तापमान पर केवल एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में होती है, उसको छोड़ दें अगर, तो सभी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहला गुण क्या हुआ धातुओं का? हाँ, पहला गुण क्या हुआ? वो द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है, पारा, मरकरी, पारा को छोड़ दें अगर, तो सभी धातुएं क्या होती हैं? कमरे के सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। ठीक है। मरकरी या पारा जो होती है वो द्रव होती है सामान्य तापमान पर। पारा देखा है किसी ने? मरकरी देखा है? नहीं सर, हमने नहीं देखा है। अच्छा, नहीं सर जी, मैंने नहीं देखा है। कभी थर्मामीटर से बुखार नापा है? ऐसा थर्मामीटर जो पारे वाला होता है, जो पारे वाला थर्मामीटर होता है, जो मुंह के नीचे जमाने, हाँ, कांच का जो आता है, कांच वाला जो होता है, उसको देखा है? तो उस कांच वाले में, हाँ, जो वो कांच वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें नीचे का हिस्सा जो होता है बड़ा चमकीला सा दिखता है। यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है बड़ा चमकीला सा नजर आता है, बिल्कुल चांदी जैसा चमकता हुआ दिखता है। उसके वहां पर उसमें क्या भरा होता है? वहां पर पारा भरा होता है उसके अंदर। और जब तापमान हम नापते हैं तो यहाँ पर बहुत महीन सा एक छेद होता है। तो पारा जब गर्मी, हमारे शरीर की गर्मी पाके फैलता है, गर्मी पाके सभी चीजें फैलती हैं, तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, ऊपर महीन सी एक नली होती है, उसमें ऊपर चढ़ता है। तो वो कहां तक चढ़ के गया है, उससे हम अपने शरीर का तापमान नाप लेते हैं। तो जब हम थर्मामीटर से देखते हैं तो उसमें हमको एक बहुत महीन सी लकीर दिखाई देती है, उसके अंदर पतली सी एक लकीर जैसी दिखाई देती है। वो लकीर जहां तक गई होती है उसी हिसाब से हम उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं कि कहां तक आई है वो। तो इस प्रकार से हम उसको थर्मामीटर से अपना बुखार नाप लेते हैं। तो ये जो चमकीला पदार्थ जो यहाँ भरा होता है नीचे के हिस्से में, या जो चमकीली नली जैसी नली में जो चमकीला पदार्थ चढ़ता है ऊपर, वो क्या है? पारा है, क्योंकि वो द्रव अवस्था में है, तो इसीलिए वो जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो पारे को छोड़ दें अगर, तो सभी धातुएं जो होती हैं कमरे के सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ठीक है। पारा जो है वो द्रव होता है, लिक्विड। पारा लिक्विड होता है सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब सामान्य कमरे के तापमान पर। सभी धातुएं ठोस होती हैं। दूसरा, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। सभी धातुओं में चमक होती है कि नहीं, पहले बताओ।
जितनी धातुएं तुम्हारे दिमाग में सबको सोचो, सब में एक अलग तरह की चमक होती है कि नहीं? तांबे की चमक अलग होती है, चांदी की चमक अलग होती है, सोने की चमक अलग होती है, लोहे की चमक अलग होती है, एल्यूमिनियम की चमक अलग होती है कि नहीं? जी सर। ये कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ये कुछ, हाँ, पीतल की चमक अलग होती है। यानी सभी धातुओं में किसी न किसी प्रकार की एक चमक पाई जाती है। सभी धातुओं में क्या होती है? ये धातुओं का विशेष गुण है। मिट्टी में कोई चमक होती है? नहीं। लकड़ी के बुरादे में कोई चमक होती है? नहीं। पत्थर में कोई चमक होती है? नहीं। जब उसको पॉलिश करते हैं तब चमक आती है, उसको पॉलिश चुपड़ी जाती है तब चमक आती है पत्थर में। तो सामान्य रूप से तो नहीं होती है ना। और तो ईंटा है, अगर तुम्हारे पास ईंट है, ईंट में चमक होती है? नहीं होती। तो ये सब क्या है? ये सब अधातुएं हैं। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इस चमक को हम कहते हैं धात्विक चमक। पूरा लिखो। तो धात्विक चमक, हम चमक से भी पहचान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी धातु हो सकती है। एल्युमिनियम की चमक और सोने की चमक और चांदी की चमक, हम सोना और चांदी कैसे पहचानते हैं? मेन तो पहले चमक ही देखते हैं ना। जी सर। बाद में उसको गहराई, जब उसका गहराई से पता लगाते हैं तब हम उसको बता सकते हैं कंफर्म करके कि चांदी है कि नहीं। चांदी जैसे चमकने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। गिलट भी होती है, वो भी चांदी की तरह चमकती है। तो सफेद जो चमक होती है वो चांदी जैसी कहलाती है। तो सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक। हाँ। तीसरा, सभी धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। सभी धातुओं को अगर पिघलाया जाए, गर्म करके पिघलाया जा सकता है, और पिघला करके क्या किया जा सकता है? उसके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे तांबे का तार देखा तुमने? तांबे का तार होता है, लोहे का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है। तो सभी धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। आई बात समझ में? इस गुण को हम कहते हैं तन्यता का गुण। तन्यता। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका डिटेल तो हाँ, इनको खींच करके हम तार बना सकते हैं। खींचेंगे कैसे? गर्म करके ही खींचेंगे तभी तार बनेगा, ऐसे ठोस में नहीं खींचेगा। वो ठोस होता है ना, सब गर्म करेंगे थोड़ा मुलायम हो जाएगा तभी उसका तार बनेगा। तो भी बनाई जा सकती है। आघातवर्धनता, जिसकी चादर भी बनाई जा सकती है। हाँ, चादर भी बनाई जा सकती है। तो ये धातुओं में जो तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं? धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता का गुण। तन्यता का गुण यानी धातुओं में तन्यता का गुण होता है। यानी खींच करके, उनको हल्का गर्म करके खींच करके हम उसके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को हम कहते हैं तन्यता का गुण। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। चौथा, जैसे अभी बताया कि अगर धातुओं को हम हथौड़े से पीटें, हथौड़े से अगर हम उसको पीटे तो क्या होता है? वो चपटी हो जाती है। अगर किसी भी लोहे के टुकड़े को लेकर के हथौड़े से खूब पीटो उसको तो क्या होगा? वो फैल जाएगा, फैल जाएगा ना। तो पीटने पर धातुएं जो होती हैं वो फैल जाती हैं। इसीलिए हम धातुओं की बड़ी बड़ी चादर बना सकते हैं। तो तुमने देखा होगा बहुत सारी चीजों की शीट आती है, बड़ी बड़ी शीट, मतलब चादर मतलब शीट अंग्रेजी में। तो जी सर, लोहे की चादर, एल्युमिनियम की चादर आती नहीं आती है? और तुम्हारे है? तो धातुओं को पीट करके हम उनको चादर के रूप, इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। किसमें? धातुओं में। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात मतलब इस गुण का तो कैसे नाम रखा गया? आघात माने चोट करना, पीटना। वर्ध मतलब बढ़ जाना, वर्धनीयता मतलब बढ़ जाना। यानी चोट करने पर, यानी पीटने पर क्या होती हैं? वो फैल जाती हैं। तो इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। चोट करने पर उनका आकार जो होता है क्या होता है? फैल जाता है, चपटा हो जाता है। जब पीटने पर, हथौड़े को ठोकने पर क्या होती हैं? वो फैल जाती हैं। तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है जी। और धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत मतलब बिजली। जी सर, बिजली की सुचालक होती है। इसमें बिजली पहुंच सकती है। सुचालक। हाँ, सुचालक का मतलब क्या है?
जी कुचालक सुचालक का बिजली मतलब नहीं क्या जा है? सकती सर जी उसमें। और सुचालक का मतलब? सुचालक का मतलब सर जी किसी भी धातु में सर जी जा सकती है बिजली। हाँ, जैसे मान लो ये कोई धातु का तार है, एक इस तार में इधर किनारे पर हम बिजली के तार एक जोड़ दें तो क्या होगा, इस यहाँ दूसरे सिरे तक हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमको बिजली मिलेगी, यहाँ पर जी हमको सर मिलेगी। करंट मिलेगा। इसका मतलब है कि करंट हमने यहाँ पर इसको जोड़ा था तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट पहुंच गया, यानी पहुंच गया। इस धातु के तार में करंट प्रवाहित हो सकता है, बिजली जो होती है वो प्रवाहित हो सकती है। अगर इसकी जगह पर हम तार की जगह पर अगर हम लकड़ी लेते हैं तो उसमें हम तार जोड़ते हैं ऐसे करके, तो लकड़ी में क्या होता है, यहाँ हमको दूसरे सिरे पर करंट पता चलता है? टेस्टर से अगर हम चेक करें तो नहीं पता चलेगा। तो लकड़ी क्या है? लकड़ी क्या है? विद्युत की कुचालक है। रबड़ क्या है? विद्युत की कुचालक है। लेकिन जितनी भी धातुएं होती हैं, तो धातुओं में क्या गुण होता है कि धातुएं जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक में सभी है। सोने के तार में वो प्रवाहित हो सकती है क्या? बिजली? बिजली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोने के तार में तो बहुत तेजी से बिजली प्रवाहित हो सकती है, तांबे के तार से ज्यादा तेजी से प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अब सोना चूंकि इतना महंगा होता है, सोने के तार कौन लगाएगा उसमें? कितना तार लग जाएगा उसमें? हाँ, तार तो किसी भी धातु के बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम बिजली का इस्तेमाल करने के लिए सोने का तार थोड़े इस्तेमाल करते हैं ना, चांदी के तार इस्तेमाल करते हैं, जो सस्ता पड़ता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। जी सर, ठीक है ना। हाँ, अब सोने का तार चांदी का तार लगाओगे तब तो फिर हो गया काम। तो धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ऊष्मा है सर जी, उसमें सर जी ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का मतलब क्या हुआ? गरम, गरम करना किसी चीज को, किसी चीज का तापमान किसी चीज को देना। तो अगर हम गरम करें लोहे की एक छड़ को एक सिरे से गरम करें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है कि नहीं? लोहे की एक छड़ लो, लोहे की एक रॉड लो इतनी लंबी, उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़ो, दूसरा सिरा जो है बर्नर में लगा दो गैस जला करके, ठीक, और थोड़ी देर तक पकड़े खड़े रहो, आधे घंटे तक, तो क्या होगा सर जी? पूरी राड गर्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद तुमको रॉड पकड़नी मुश्किल हो जाएगी, तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा हाथ जलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऊष्मा जो है वो उस सिरे से, जो सिरा तुमने आग में लगाया था उस सिरे से ऊष्मा होगी, वो धातु के छड़ से होती हुई दूसरे सिरे तक आ गई। इसका मतलब हुआ कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगर धातुएं ऊष्मा की सुचालक ना होती तो हम उन धातुओं के बर्तन नहीं बना सकते थे। हमारे बर्तन जितने भी होते हैं इस्तेमाल करने वाले, वो सब किस चीज के होते हैं? धातुओं के होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम भगोने में पानी भर के अगर चढ़ा रहे हैं तो अगर वो बर्तन, हमारा भगोना धातु का नहीं होगा अगर, तो क्या होगा? पानी गर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं गर्म होगा? क्योंकि जो बर्तन है वो ऊष्मा को जाने ही नहीं दे रहा पानी तक। बर्तन जो है वो पानी तक ऊष्मा को, हाँ, बर्तन क्या कर रहा है? पानी को ऊष्मा को पानी तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, तो पानी गर्म कैसे होगा? जी सर। धातुएं क्या होंगी? ऊष्मा को पानी तक ले जाएंगी। धातुएं जो होंगी वो ऊष्मा को पानी तक पहुंचा देंगी, जिससे कि पानी गर्म होने लगेगा। तो धातुएं जो होती हैं वो सभी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं और धातुएं ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। एक और भी बड़ा विशेष गुण होता है कि धातुओं में एक प्रकार की खनक होती है। खनक का मतलब क्या है? आवाज। हर प्रकार की धातु की आवाज जो होती है वो अलग अलग होती है। तुम लोहे का टुकड़ा गिराओगे उसकी आवाज अलग होगी ना। एल्युमिनियम का टुकड़ा गिराओगे उसकी आवाज अलग होगी, और कोई सिक्का गिराओगे उसकी आवाज अलग होगी। होता है कि नहीं होता है? अलग अलग धातुओं की आवाज, एक खनक जो होती है। देखो, चांदी की पायल पहनी जाती है, पायल की खनक कैसी होती है? उसमें अलग ही उसकी आवाज दूसरे अलग तरह की होती है। अब कोई पायल छनका रहा होगा, अगर पायल उसकी आवाज हो रही होगी पायल से, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि कहीं सिक्का गिरा हुआ है।
ऐसा तुम कह सकते हो? तो पहचान जाओगे ना। तो वही कह रहे हैं कि आवाज भी हर धातु की अलग अलग होती है। सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की खनक होती है। आवाज को कहते हैं यहाँ पर धातुओं में कहते हैं खनक। धातुएं क्या करती हैं? खनकती हैं। तो अलग अलग प्रकार की धातुओं में अलग अलग प्रकार की आवाज भी होती है। तो आवाज के द्वारा भी हम धातुओं के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी धातु की आवाज है। सिक्का गिरेगा तो हम पहचान जाएंगे कि सिक्का गिरा है। पायल की आवाज होगी तो हम अलग पहचान जाएंगे। घुंघरू की आवाज होगी तो अलग समझ में आएगी। अब देखो, घुंघरू भी धातु का बना है और पायल भी धातु की बनी है। घुंघरू ज्यादातर पीतल के बनते हैं और पायल जो होती है वो चांदी की बनती है। लेकिन दोनों की आवाज अलग अलग होती है कि नहीं? घुंघरू की आवाज अलग तरह की होती है और पायल की आवाज अलग तरीके की होती है। तो सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की खनक होती है। तो इस आवाज को कहते हैं हम खनक। तो ये सब गुण किसके हुए? धातुओं के। ये सब गुण समझ में आए? बताओ। जी सर। धातुओं के ये सब गुण समझ में आए? अब अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करते हैं, जब बल्कि क्या कहा जाए कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। वे कौन से पदार्थ होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अधातुएं। एक धातु जो होती है वो द्रव होती है। कौन सी धातु होती है द्रव? पारा। 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 यस सर, पारा होती है। अब इसके बाद अधातुएं। अधातुएं किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। ठीक। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वो रासायनिक रूप से हम उनको अधातुएं कहते हैं। अधातुएं कैसे हैं? जैसे जो और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, पानी है। तो ये सब क्या है? अधातुएं हैं। नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसें हैं, या ठोस में आ जाए तो कैल्शियम है। तो एल्युमिनियम तो धातु हो जाएगी, कैल्शियम अधातु हो जाएगी। तो ये सब क्या है? अधातुएं हैं। तो अब तुमने धातु में पढ़ा था कि धातुएं कमरे के सामान्य ताप पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं। पारा को छोड़ करके सभी धातुएं ठोस होती हैं। लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। यानी अधातुएं जो हैं वो कमरे के सामान्य तापमान पर तीनों प्रकार की अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। आई बात समझ में? देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? ये गैसें होती हैं। कैल्शियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम तो धातु है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। तो ये ठोस होती हैं। और द्रव क्या होता है? ब्रोमीन द्रव होता है। तो अधातुएं जो होती हैं वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। यानी इनकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है। जैसे धातुओं की अवस्था तो निश्चित होती है कि धातुएं सभी कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन अधातुएं ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है। ठीक। दूसरा गुण क्या होता है अधातुओं में? कि तुमने धातुओं में दूसरा गुण क्या पढ़ा था? कि धातुओं में चमक होती है, पढ़ा था ना? तो लेकिन यहां पर अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती है। धात्विक चमक जो होती है वो नहीं होती है। चमक या कहो चमकीली नहीं होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन सल्फर और आयोडीन को छोड़ करके, सल्फर यानी गंधक, सल्फर और आयोडीन को छोड़कर, क्योंकि सल्फर और आयोडीन में चमक होती है, उसके अलावा किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। सल्फर पीले रंग का होता है, गंधक जिसको कहते हैं। गंधक देखा कभी? जो दवाएं वगैरह बनाई जाती हैं, खुजली उजली वाली, जो दांत खाज खुजली की जो दवाएं बनाई जाती है उनमें गंधक मिलाया जाता है। तो ये गंधक जो होता है पीले रंग का एक पदार्थ होता है, तुमको बनिया की दुकान पे मिल भी जाएगा। तो गंधक जो होता है वो थोड़ा सा चमकीला होता है, उसमें चमक होती है। और आयोडीन में भी चमक होती है। तो आयोडीन और गंधक को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी भी अधातुएं होती हैं उनमें किसी में भी कोई चमक
नहीं होती है। जितने तुमने धातुओं के गुण पढ़े हैं वो यहाँ पर सब उल्टे हैं। यहाँ पर तीसरा गुण तुमने क्या पढ़ा था कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है, लेकिन अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, तन्य नहीं होती हैं। या लिखेंगे तन्यता का गुण नहीं होता है, तन्य नहीं होती हैं, यानी धातुओं के अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। किसी भी अधातु का तार नहीं बनाया जा सकता। समझ में आया? जा सकता है। चौथा क्या पढ़ा था? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। अब नहीं होती हैं तो क्या होती हैं? जैसे हमने धातुओं पर जब हम पीटते हैं तो क्या होता है? वो फैल जाती हैं। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। लेकिन अगर हम किसी अधातु को हथौड़े से ठोकेंगे तो क्या होगा? वो फूट जाएंगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। क्या होगा? वो टूट जाएंगी। टूट जाएगी सर, है ना? हाँ, तो वो टूट जाएंगी। यानी वो इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण। आघात वर्धनी नहीं होती है परंतु भंगुर होती है। भंगुर परंतु भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब है ऐसी वो गुण जिसके कारण वो क्या होगा? अगर हम उसको चोट करें तो क्या होगा? वो फूट जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस गुण को हम कहते हैं भंगुरता का गुण। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको हथौड़ा मारोगे तो क्या होगा? उसके 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये गुण क्या कहलाएगा पत्थर का? इसको कहेंगे भंगुरता का गुण। ये क्या कहलाएगा? भंगुरता का गुण। तो अधातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? आघात वर्धनी नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि पीटने पर फैल जाएं। भंगुर का मतलब है कि पीटने पर टूट जाएं, पीटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो इस गुण को कहते हैं भंगुरता का गुण। मिट्टी का एक ढेला, उसको फोड़ने के लिए क्या करते हो? एक हथौड़े से ठोकते ही तो हो, उसको पीटते ही तो हो। ये लकड़ी के डंडे से पीटते हो मिट्टी के ढेले को फोड़ने के लिए, तो मिट्टी का ढेला क्या होता है? फूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ये गुण क्या कहलाता है? भंगुरता का गुण। ठीक है? तो अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं, ना कि आघात वर्धनीय होती हैं। पांचवा गुण क्या होगा? अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। या तो वो कुचालक होंगी, सुचालक का मतलब है बहुत आसानी से जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उनको कहेंगे सुचालक। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं या अर्धचालक होती हैं। धात्विक सुचालक चालक या अर्धचालक होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, या थोड़ी बहुत ऊष्मा हो जाती तो उसको अर्धचालक कह देते हैं। किन्हीं किन्हीं पदार्थों में थोड़ी बहुत ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, थोड़ा बहुत गर्म हो जाते हैं वो पदार्थ ऊष्मा देने पर। तो अधिकतर जो होती हैं वो कुचालक ही होती हैं। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, अर्थात इन पदार्थों से जो अधातुएं होती हैं इनसे होकर के विद्युत और ऊष्मा कोई भी चीज प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये सब गुण हो गए किसके? अधातुओं के। तो धातुओं के और अधातुओं के गुण समझ में आए? हैं? जी सर। ये सर धातुओं में होते हैं और अधातुओं में नहीं होते। हाँ, थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। वो अपने याद कर लो कि अधातुओं और अधातुओं में क्या परिवर्तन है। जैसे धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं तो अधातुएं क्या होती हैं? तुम लिखोगे आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो फिर क्या होती हैं ये भी तो पता है। तो धातुएं क्या होती हैं? भंगुर। अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। ठीक, इसके बाद आता है उपधातुएं। उपधातुएं, उपधातुएं क्या होती हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे बोरॉन, एंटीमनी और एंटीमनी, आर्सेनिक। ये पदार्थ होता है, जैसे सभी चीजें हैं जैसे कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीजें हैं।
तत्व हैं, ऐसे ये भी एक एंटीमनी भी एक तत्व होता है, एक पदार्थ होता है। अब सब दुनिया में 120 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, तो उनमें सभी तुमने थोड़ी देखे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो तुम उन्हीं को देखोगे जो तुमको दिखाई देते हैं आसपास अपने, तुमने सबको नहीं देखा होगा। तो एंटीमनी भी एक प्रकार का तत्व होता है। तो ये जो होते हैं उपधातुएं कहलाते हैं। उपधातुएं का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो धातुओं के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ गुण उनमें धातुओं के होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं वो अधातुओं के होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उपधातुएं। ठीक है, जर्मेनियम भी होता है, सिलिकॉन होता है, तुमने ये सुना होगा, सिलिकॉन तो सुना होगा शब्द, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या हैं? उपधातुएं हैं। बोरान, एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब पदार्थ क्या कहलाते हैं? उपधातुएं कहलाते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुओं के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उपधातुएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपधातुएं किन्हें कहते हैं। या सवाल दे दिया जाएगा, उसमें कुछ पदार्थ लिख जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी उपधातु है, तो तुमको इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ, क्योंकि कुछ ही संख्या में है, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, तो इनके नाम तुम्हें याद होने चाहिए। बाकी सब क्या है? धातुएं हैं या अधातुएं हैं, लेकिन ये क्या है? न धातु है, न अधातु है, क्या है ये? उपधातु। उपधातु का मतलब क्या हुआ? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उपधातुएं। सर जी बस। अब इसके बाद आता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलना। परिवर्तन का मतलब है बदलना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में, एक पदार्थ की अवस्था का दूसरी अवस्था में बदलना, ये कहलाता है परिवर्तन। थोड़ा सा टॉपिक ये स्कूल में भी चल रहा है। तो ये परिवर्तन तुमने पढ़े होंगे, 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये तुमने पहले भी पढ़ रखे होंगे। तो इनमें क्या अंतर होता है, ये क्या होते हैं बताओ, क्योंकि पढ़ी हुई चीज है तुम्हारी, ये 8वें में भी पढ़ी होगी। भौतिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किन्हें कहते हैं, बताओ। अरे अभी 2-3 दिन पहले स्कूल में भी थोड़ा बहुत तो डिस्कस हुआ ही है। भौतिक अवस्था नहीं, भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? परिवर्तन का मतलब बदलाव। तो अब बदलाव 2 तरीके से हो सकता है, भौतिक तरीके से भी हो सकता है, रासायनिक तरीके से भी हो सकता है। तो भौतिक तरीके से ये बदलाव कैसे होता है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ बदल तो जाए, लेकिन उस पदार्थ में उसके गुण ना बदलें। पदार्थ वही रहे, सिर्फ उसकी अवस्था बदल जाए। जैसे हमने बर्फ को पिघला दिया तो क्या बन गया? पानी बन गया। बर्फ थी तब भी क्या थी? वो पानी ही थी, उसमें पानी के ही अणु थे, उसमें सारे गुण पानी के ही थे। लेकिन जब वो बर्फ से द्रव बन गया, ठोस से द्रव बन गया, अब भी वो पानी ही है, अब भी उसमें सारे गुण किसके हैं? पानी के ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और ये परिवर्तन क्यों हुआ है? किसी न किसी कारण से हुआ है। वो कारण क्या है? यहाँ पर बर्फ जो है वो पानी कैसे बना? क्योंकि गर्म किया गया उसको। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अब इसकी परिभाषा में पानी तो लिखेंगे नहीं, बर्फ तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुण किसी कारण से कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, परंतु ये जरूरी है बात, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, परंतु कोई नया पदार्थ
नहीं बनता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम लिया, मोम क्या है, ठोस अवस्था में है, तो अभी ये मोम है, अगर ये उसको हम गर्म करें तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो अवस्था इसकी बदल जाएगी, लेकिन पदार्थ अब भी ये मोम ही रहेगा, ये इसका पदार्थ नहीं नष्ट होगा, कोई नई चीज नहीं बन जाएगी कि अब मोम पिघल गया तो अब ये नई चीज बन गई, ऐसा नहीं होगा। अगर जिस कारण से ऐसा हुआ है, कैसा वो क्यों, किस कारण है, गर्म करने के कारण, तो गर्म करने पर वो मोम पिघल गया है, गर्म करने पर वो मोम पिघल गया है तो उसकी अवस्था बदल गई है। अगर इसको हम ठंडा कर दें, यानी कारण हटा लें, तो क्या होगा, ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में दो मुख्य बातें होती हैं। वो क्या, पहला कि ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक। दूसरी बात, जिस कारण से परिवर्तन हुआ है वो कारण हटा देने पर पदार्थ अपने मूल रूप में वापस आ जाता है, मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। जैसे मोम को पिघला दिया तो वो द्रव हो गया, गर्म कर दिया तो वो द्रव हो गया, और गर्म का उल्टा, गर्म का कारण क्या है, यहां पर गर्म करना, तो गर्म करने का कारण हटा दें, यानी उसकी गर्मी हटा दें हम, यानी उसको हम ठंडा कर दें। ठंडा कर दें तो क्या होगा, वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा। तो जिस कारण से हुआ था वो कारण क्या था, ऊष्मा देना, ऊष्मा देने के कारण वो ठोस से द्रव अवस्था में आ गया था। अब कारण हटा दिया हमने, यानी उसको हमने ठंडा कर दिया, तो क्या हुआ, वो द्रव से फिर से वापस ठोस बन गया। एक रबड़ ली, उसको खींच दो तो क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसका आकार बदल जाता है ना। तो जब तक उसको तुम खिंचाव की स्थिति में रखोगे उसका आकार बदला रहेगा, और लेकिन जैसे ही तुम अपना दबाव छोड़ोगे, अपना बल हटाओगे, क्या होगा, फिर से पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं, बताओ। एक रबर बैंड लो, उसको खींचो, जब खींचोगे तो क्या होगा, उसका आकार बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा, पूर्ण अवस्था में आकार बिगड़ जाएगा। हाँ, तो उसको छोड़ देंगे अगर, तो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भी भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन में कोई जरूरी नहीं है कि उसकी अवस्था ही बदले, उसका आकार भी बदल सकता है, उसका रंग भी बदल सकता है, उसका स्वरूप भी बदल सकता है, लेकिन ये सब काम किसी ना किसी कारण से होंगे, लेकिन पदार्थ नहीं बदलेगा, पदार्थ वही रहेगा। और कारण हटा लेने पर फिर से वो मूल रूप में वापस आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा फिर से हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और उसके सभी गुण जो होते हैं वो पहले वाले पदार्थ के गुण की तरह बिल्कुल अभी भी उसके सारे गुण वही रहते हैं, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें किसी कारण से कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, यानी नया पदार्थ बना लेता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, और वो कारण हटा लेने पर भी वो अपने पुराने रूप में वापस नहीं आता है। अब लकड़ी को तुमने जलाया तो क्या बन गया, कोयला बन गया या राख बन गई। अब लकड़ी को ठंडा कर दो, जलाने के बाद ठंडा कर दो, तो क्या हुआ, वो फिर से लकड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी। मोम को तुमने पिघलाया, कोयला, हाँ कोयला बन जाएगा या राख बन जाएगी। तो कोयला या राख पहले था नहीं, पहले क्या था, वो लकड़ी थी। अब जो बन गया वो नया पदार्थ बन गया, वो क्या है, कोयला। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, और खास बात ये होती है कि इन जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण जो होते हैं वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं, उसका कोई भी गुण नए पदार्थ में नहीं आता है। जो पुराने पदार्थ के जो भी गुण थे वो नए पदार्थ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, यानी वो पूरी तरह से एक नया पदार्थ बन जाता है जो पहले कभी नहीं था, और इस पदार्थ को फिर वापस मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। तो लकड़ी को जला करके अगर हमने कोयला बना लिया है तो कोयले से हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। कागज को जला दिया तो जले हुए कागज की राख से हम क्या वापस कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के मुख्य रूप से दो गुण होंगे, दो अंतर होंगे, उसमें क्या बातें होंगी कि गुण नहीं बदलते हैं, गुण नहीं बदलते हैं,
गुण और नहीं नया बदलते, पदार्थ, नया पदार्थ हाँ, नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, गुण बदल जाते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं। और दूसरा क्या होगा कि नया पदार्थ बन जाता है, स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है। तो ये हो गए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना और कागज का जलना, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनना, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं वो सब रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नए नए रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये पाठ जो है आज समाप्त हो गया। ठीक है, चलो अब आज इतना ही, अब टाइम हो गया। सर। ओके, नमस्ते।